हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 विज्ञान विषय की वर्कबुक 2023-24 के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कार्यपत्रक 3 को सॉल्व करना सीखेंगे। हमने कार्यपत्रक 1 और कार्यपत्रक 2 को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संचारण किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो संचारण किसे कहते हैं? आप सबको पता होगा कि जब भी कोई धातु होती है, जब भी कोई धातु नमी, जल या फिर वायु, जल वाष्प आदि के संपर्क में आती है, तो होता क्या है कि जो धातु की ऊपरी सतह है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, ऊपरी जो सतह होती है वो धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है। उसे कहते हैं संचारण। जैसे लोहे पे जंग लगना, चांदी की वस्तुओं का काला पड़ना, है ना। इसके अलावा तांबे के बर्तनों की जो चमक होती है वो धीरे धीरे खत्म होना, ये सारे किसके उदाहरण है? संचारण के उदाहरण है। तो यहाँ पर मैंने उत्तर लिख रखा है, आपको उत्तर भी पढ़ के बता देता हूँ। तो देखो, संचारण किसे कहते हैं? जब भी कोई धातु अपने आसपास अम्ल या नमी के संपर्क में आती है, तो उसकी जो चमक है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? समाप्त होने लगती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं संचारण। उदाहरण आप लिख सकते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं, लोहे पर जंग लगना। सबसे साधारण उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। दूसरा उदाहरण है चांदी के आभूषणों का काला पड़ना। चांदी के आभूषणों का चांदी के आभूषणों का काला पड़ना। ठीक है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो तांबे के बर्तन हैं उनकी चमक धीरे धीरे खत्म होना। ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब संचारण के ही उदाहरण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, किस घटना के कारण चांदी क्या हो जाती है? काली पड़ जाती है। किस घटना के कारण चांदी या चांदी से बने जो आभूषण हैं वो कुछ समय के बाद मलिन हो जाते हैं, यानी कि काले पड़ जाते हैं? तो उसका उदाहरण क्या है? संचारण। इस घटना की वजह से ही चांदी से बने जो आभूषण हैं वो क्या हो जाते हैं? काले पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो चांदी है वो वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड। और उस सिल्वर सल्फाइड की वजह से चांदी के बने जो आभूषण हैं वो कुछ समय के बाद क्या हो जाते हैं? काले पड़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, कॉपर के ऊपर हरापन कौन सी अभिक्रिया के कारण दिखाई देता है और क्यों? जो कॉपर है, कॉपर की जो बनी वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर धीरे धीरे क्या होता है? हरापन आना लगता है, यानी उनकी जो चमक है वो धीरे धीरे खत्म होती है। तो होता क्या है कि जो आपका कॉपर यानी जो तांबा है, ठीक है, वो वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिसकी वजह से उसकी जो कॉपर की सतह है उससे जो भूरे रंग की चमक है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और उस पर कौन से रंग की परत चढ़ जाती है? हरे रंग की चमक या परत चढ़ जाती है। और ये जो हरे रंग का पदार्थ होता है ये क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट। क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट। यानी जब कॉपर की अभिक्रिया इससे होती है, कॉपर की अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से होती है तो क्या बनता है? कॉपर कार्बोनेट। क्या बनता है? कॉपर कार्बोनेट, CuCO3। कॉपर कार्बोनेट के बनने की वजह से, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट के बनने की वजह से क्या होता है? कॉपर के ऊपर का जो भूरा रंग होता है, जो उसका वास्तविक रंग होता है, वो धीरे धीरे क्या हरे रंग के अंदर बदलना शुरू हो जाता है, इस कॉपर कार्बोनेट की वजह से। यानी यह भी क्या है? एक प्रकार की संचारण की ही घटना है। ठीक है, आगे बात करें। चौथा प्रश्न है कि निश्चित अवधि के पश्चात जो तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं उनका स्वाद क्यों बदल जाता है? तो तेल और जो वसा युक्त चीजें होती है वो जब वायु के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है? उपचयित। उपचयित का मतलब है उनमें क्या हो जाता है? ऑक्सीजन का योग हो जाता है, यानी उनके साथ ऑक्सीजन मिल जाती है। और ऑक्सीजन का योग होने से वो कैसे हो जाते हैं? विकृत गंधित हो जाते हैं। मतलब उनके स्वाद और रंग में क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी गंध और स्वाद दोनों ही क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो खाद्य पदार्थों का जो उपचयन रोकने के लिए उनकी पैकिंग की जो थैली होती है उसमें से ऑक्सीजन गैस को हटा के
कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भरी जाती है ताकि जो खाद्य पदार्थ है उनका उपचयन न हो सके और वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। तो हमने क्या देखा कि तेल और जो वसा युक्त खाद्य पदार्थ वाली चीजें होती है, जब वो वायु के संपर्क में आती है तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो क्या हो जाती है? विकृत गंधी, यानी उनका गंध और स्वाद बदल जाता है। ठीक है। अब इससे बचने के लिए कि पदार्थों का गंध और स्वाद न बदले, इसकी वजह से उनको जिस पैकेट में बंद करते हैं उसमें से ऑक्सीजन को हटा के कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन। क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन की तुलना में कम सक्रिय गैस होती है और वो आसानी से किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इस वजह से जो तेल और वसायिक चीजें होती है वो लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहती है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। सीलबंद चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस। अभी हमने देखा क्यों भरते हैं, क्योंकि चिप्स का जो पैकेज होता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरने की एक खास वजह है। वजह क्या है कि जो नाइट्रोजन गैस है वो रंगहीन, गंधहीन और कैसी गैस है? स्वादहीन गैस है। कैसी गैस है? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। साथ ही साथ ये गैस कैसी होती है? बिल्कुल बिल्कुल निष्क्रिय या बहुत ही कम सक्रिय होती है। जबकि जो ऑक्सीजन जैसी गैसें होती है वो बहुत ही जल्द किसी दूसरे मॉलिक्यूल से क्या कर लेती है? अभिक्रिया कर लेती है। इस वजह से उस जो पैकेट के अंदर जो चीजें भरी गई है वो चीजें वायु के साथ अभिक्रिया न करें और वो विकृत गंधी न हो, इससे बचने के लिए उसमें ऑक्सीजन को हटा के कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के भरने से वो पैकेट लंबे समय तक क्या रहता है? सुरक्षित रहता है और उसमें विकृत गंधीता का गुण आपको देखने को नहीं मिलता है और वो आसानी से खराब नहीं होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो किसी अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन की कमी होती है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी, तो वो कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखो कैल्शियम की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? योग हो रहा है। तो क्या बन रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, अतः कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। वही बात करें जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा हो यानी ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की क्या हो रही हो? वृद्धि, यानी हाइड्रोजन का योग होता है, तो वो अभिक्रिया कौन सी होती है? अपचयन अभिक्रिया या फिर अवकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया या फिर अवकरण अभिक्रिया। जैसे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हो रही है हाइड्रोजन गैस के साथ में, तो कॉपर आपका अलग हो रहा है और क्या बन रहा है? जल बन रहा है। तो यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड है, इसका क्या हो रहा है? इसका हो रहा है अपचयन। इसका क्या हो रहा है? अपचयन। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का हो रहा है उपचयन। कारण क्या है कि यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रही है? कम हो रही है और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है? जुड़ रही है। तो जब ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी हो तब तो होगा उपचयन, और जब ऑक्सीजन की कमी हो और हाइड्रोजन की वृद्धि हो तो वहां पर क्या होगी? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7, अवक्षेप क्यों प्राप्त होता है? क्या होता है? प्रश्न है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो अवक्षेप है, अवक्षेप का मतलब क्या होता है? संवेद, ठोस, ठोस अघुलनशील पदार्थ, संवेद, ठोस अघुलनशील पदार्थ। तो ये बनता क्यों है? तो जब दो विलयनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी श्वेत ठोस पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है और यह ठोस पदार्थ जल में कैसा होता है? अविलय होता है। तो उस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो विलयनों के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एक श्वेत ठोस पदार्थ का निर्माण होता है जो कि कैसा होता है? जल में अविलय, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं अवक्षेपण। और इस अभिक्रिया में प्राप्त होने वाला जो ठोस पदार्थ है वो क्या होता है? वो होता है अवक्षेप। क्या होता है? अवक्षेप। ठीक है। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या आपका 8, देखो प्रश्न संख्या 8 क्या है? निम्न अभिक्रिया को संतुलित कीजिए।
आपको क्या करना है, अभिक्रिया को संतुलित करना है। देखो यहाँ पर बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया हो रही है सल्फ्यूरिक अम्ल से। ये क्या है, बेरियम क्लोराइड। क्या है बच्चों, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। और ये क्या है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, सल्फ्यूरिक या सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इनके मिलने से क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इन दोनों को संतुलित करना है। यहाँ पर देखो बेरियम कितना है, एक है, इधर भी एक है। सल्फर एक है, इधर भी सल्फर एक है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, यानी ये तो पूरा संतुलित है। BaCl2 प्लस H2SO4, फिर BaSO4। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे 2 लगा देंगे, 2HCl। देखो हाइड्रोजन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए। यहाँ पर क्लोरीन कितने, 2 है, यहाँ पर भी कितने हैं, 2 है। तो इस तरह ये संतुलित होगी। केवल आपको यहाँ पर HCl आगे कितना जोड़ना था, 2 जोड़ना था। ठीक। आगे पोटेशियम का प्रतीक कितना होता है, तो पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, के। क्या होता है, के होता है पोटेशियम का प्रतीक। आपको पता होगा पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। आप सबको मैंने नाम याद करने की ट्रिक भी बताई थी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो जो आपका पोटेशियम है वो कितने नंबर पे आता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है 19। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कितना होगा, 2, 8, 8 और 1। ठीक है। अगला है जल का रासायनिक सूत्र। आप सबको पता है जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, जल के एक अणु का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना होता है, वो होता है 18 ग्राम। कितना होता है, 18 ग्राम। तो इस तरह बच्चों हमने आपके कार्यपत्रक 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।